students, today we have to discuss the exercise 2.4 from question number 4. पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से 3 तक हम लोगों ने देखा था इस एक्सरसाइज में, और आज हमको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। ठीक है, बताना है, इसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट. If you interchange the digits of this two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? देखिए जी, बोला है कि one of the two digits of two digit number, दो डिजिट का एक कोई नंबर है, ठीक है, उसमें का एक डिजिट जो नंबर है, एक उसमें का एक जो डिजिट है वो 3 टाइम्स अदर डिजिट, दूसरे से 3 गुना है। अब थोड़ा समझते हैं हम अगर बोले सोल्यूशन के लिए कि कोई दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब क्या है कि उसके वंस प्लेस पे कुछ होगा और टेंस प्लेस पे कुछ होगा। तो इसमें वंस प्लेस पे कौन है, इसको पता करने के लिए वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हम बोले कि लेट, ठीक है, वंस प्लेस पे जो नंबर हम मान लेते हैं कि जो वंस प्लेस पे नंबर है, वंस प्लेस का जो नंबर है उसको हमने मान लिया कि वो x है, एग्जांपल। तो टेंस प्लेस का नंबर होगा वो 3 गुना होगा, बोला है ना, वन ऑफ द टू डिजिट और टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी कि जो दूसरे डिजिट से वो 3 गुना है। तो जो टेंस प्लेस पे नंबर है, वो टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या होगा जी, वो 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, है ना। और इन दोनों की हेल्प से जो नंबर बनेगा, तो वो नंबर कौन सा बनेगा जी, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के हेल्प से जो नंबर बनेगा, द नंबर इक्वल टू हमको टेंस प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x में और जोड़ना होता है किसको, वंस प्लेस वाले को, तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो 30x प्लस में x बनेगा, ठीक है, 30x प्लस में x यानी कि 31x बन जाएगा। अब समझ चुके होंगे, ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो कि इस तरह से दिया हुआ। फिर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोल रहा है इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, अगर इस जो टू डिजिट का जो नंबर है उसके जो डिजिट्स है उसको अदला बदली कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो क्या होगा, एंड डिजिट बोला है कि द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, और जो रिजल्टिंग नंबर बनता है उसको ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा, द ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर है ना, इसको हम बोलेंगे ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है ना, ये जो दो नंबर लिखा हुआ है यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर के साथ इंटरचेंज करने के बाद से इसके डिजिट्स को अदला बदली कर दिया जाए, और अदला बदली करने के बाद जो नंबर बनता है उस नंबर को इस ओरिजिनल नंबर के साथ जब ऐड किया जाता है तो बता रहा है यू गेट 88, तो आप 88 आप पाते हो। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, हमने तो ओरिजिनल नंबर ये हमने माना है कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, हमने क्या माना है कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर जो पहले हमने निकाला नंबर ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर के बारे में ही बात कर रहा है, उसका एक डिजिट जो है दूसरे डिजिट से 3 गुना है, ठीक है। तो हमने जो पहला डिजिट से उसको हम वंस प्लेस का नंबर x मान लिया, तो 10 प्लेस का जो नंबर 3x हो जाएगा, हमने ये माना। आप 10 प्लेस वाले को x मान लीजिए तो वंस प्लेस वाला 3x हो जाएगा, तभी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, हम बोलेंगे बाय इंटरचेंजिंग, यानी कि अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या बनता है, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग, अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या बनेगा, तो जब इंटरचेंज करेंगे तो अब वंस प्लेस पे कौन चला जाएगा जी, तो वंस प्लेस पे ये 3x चला जाएगा, ठीक है, तो हम कह देंगे 3x हो जाएगा। अब उसके बाद 10 प्लेस पे कौन सा चला जाएगा, तो कहेंगे 10 प्लेस वाले पर x चला जाएगा, ठीक है। देखिए 10 प्लेस वाले पर 3x था तो वंस प्लेस पे चला गया, और वंस प्लेस वाला चला गया 10 प्लेस पे। तब जो हमारा नंबर बनेगा द नंबर, यानी कि जो रिजल्टिंग नंबर के बारे में बात कर रहा है, द रिजल्टिंग नंबर लिख दें यहाँ पर, द रिजल्टिंग नंबर, यानी कि इस दोनों के रिजल्ट के बाद जो नंबर बना है, अदला बदली करने के बाद जो नंबर बना, द रिजल्टिंग नंबर इक्वल टू जो टेंस प्लेस है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और वंस प्लेस वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 3x कितना होगा जी, 13x हो गया, ठीक है। क्या हुआ ये 13x, देख लीजिए 10 प्लस वाला जो है x है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस वाले को जोड़ दिए, तो 10x प्लस 3x मिलकर के 10 3 13x हो गया, ठीक है। ये हमारा रिजल्टिंग नंबर है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रिजल्टिंग
नंबर, ठीक है। ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, रिजल्टिंग नंबर हो गया। अब क्या है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो रिजल्टिंग नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 88 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन कहा है, बोला है यहाँ पर ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। जो रिजल्टिंग नंबर ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर रिजल्टिंग नंबर ये है 13x और ये ओरिजिनल नंबर कौन है, ये है हमारा 86x को जोड़ देते हैं तो 88 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 44x इक्वल टू में 88। ये 44 से 88 दो बार में जाएगा, x का वैल्यू निकाल लिया 2, x का वैल्यू हमने निकाला है 2, में नंबर नहीं निकल पाया, हमने x का वैल्यू निकाला है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, 31x है। तो कहेंगे चूंकि क्वेश्चन में मांग रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो बोलेगा ओरिजिनल नंबर इक्वल टू में ओरिजिनल नंबर इक्वल टू में x के जगह पर बस 2 रख देना है, ठीक है। तो 31 इंटू में 2 एंड 2 1 2 2 3 6 62, वो नंबर क्या है जी, 62 है, ठीक है। वो नंबर क्या है, 62 वो नंबर था जिसके बारे में ये बात हो रहा था, इतना डिस्कशन हो रहा था, है ना। चेक कर लेते हैं आंसर। चलिए इसका आंसर जो है चेक कर लिया जाए। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 26 और 62, ठीक है। ये नंबर कौन है, या तो 26 होगा या 62 होगा, इसको अदला बदली कर दो तो 26 बन जाएगा ना, इसको पता पलट दीजिए। तो 10 प्लस वाला जो है 1 प्लस पे 1 प्लस वाला 10 प्लस पे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा या फिर 26 होगा, ठीक है। दोनों आंसर सही, ठीक है। 62 और 26, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 प्लस वाले को 3x माना, 3 गुना, कोई हो सकता है 10 प्लस वाले को x मान ले, तो वो जो है 3 गुना कौन है 1 प्लस वाला, तो उस केस में 26 आंसर आएगा, ठीक है। इस केस में हमने 62 लाया। चलिए यार ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लीजिए। शोबोस मदर प्रेजेंट इज 6 टाइम, बोल रहा है शोबोस मदर प्रेजेंट इज 6 टाइम्स, शोबोस प्रेजेंट इज, ठीक है। शोबोस एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's age, present age. What are their present age? What are their present ages? देखा जाए, बोला है सुबोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोस प्रेजेंट एज। बता रहा है कि सुबोस का जो मदर का एज है वो सुबोस का प्रेजेंट एज का 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना, ठीक है। सुबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, बताया कि आज से 5 साल बाद, विल यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया है। सुबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। वो जो 5 साल बाद में उसका जो एज होगा वो अपने मदर के 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो बोला है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज उसका क्या होगा, तो देखा जाए इसको। अगर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि सपोज प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द सपोज प्रेजेंट एज, बोला है कि सपोज मदर प्रेजेंट एज, सपोज का मदर का प्रेजेंट एज जो है वो सपोज के प्रेजेंट एज के 6 गुना है। तो सपोज का प्रेजेंट एज को हम x मान लेंगे तो सपोज का मदर का एज कितना हो जाएगा, 6 गुना यानी 6x हो जाएगा। किसका बात हो रहा है, सपोज का प्रेजेंट मदर्स का प्रेजेंट एज के बारे में। तो कहेंगे लेट द सपोज
प्रेजेंट एज, ठीक है, सपोज का प्रेजेंट एज इक्वल टू x, ठीक है। तो सपोज का अगर हम कहें कि मदर का, सपोज का मदर का प्रेजेंट एज के बारे में बात करें तो 6 गुना बोला है तो 6x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया होगा। अब बोला है सपोज इज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल बाद, तो बोलेंगे 5 इयर्स लेटर, यानी कि 5 साल बाद अगर हम बात बोलेंगे तो 5 साल बाद अगर हम बोलेंगे ये सपोज का एज कितना हो जाएगा भाई, सपोज का एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद। अभी उसका x है तो x में 5 जुड़ जाएगा ना जी, इतना इयर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, इतना इयर्स हो जाएगा ना, ये बात समझ में आया आपको, x + 5 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले सपोज का अगर मदर का एज हम पूछे आपसे कि 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो अभी 6 इयर्स है, 6x इयर्स, ठीक है। इसको लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे कि 6x में 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट है उसका मदर का, उसमें 6x में 5 जुड़ना है क्योंकि 5 साल बाद के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज का एज जो होगा 5 साल बाद वो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। किसके 1/3 होगा जी, उसके मदर के प्रेजेंट एज के, ठीक है ना। सपोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present, मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा, इसका प्रेजेंट, इसका 1/3 नहीं होगा, बल्कि मदर्स के प्रेजेंट एज के 1/3 होगा। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सपोज का बोला कि 5 साल बाद सपोज का एज के बाद बात हो रही है, यानी कि ये x + 5 है ना, 5 साल बाद किसके बारे में, तो सपोज का जो है एज के बारे में बात हो रहा है, यानी कि x + 5 जो है, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा किसके, उसके मदर के प्रेजेंट एज के, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज के। तो मदर का प्रेजेंट एज कितना है, देखिए मदर्स का प्रेजेंट एज कितना है, 6x है, तो 6x का 1/3 कौन होगा, 1/3 ये होगा। बोला है कि ये 1/3 होगा, है ना। कौन 1/3 होगा जी, तो ये सपोज का जो है एज जो होगा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 ये होगा ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। 1/3 का मतलब 1/3 है ना, तो 1/3 ये होगा, तो 1/3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अगर ये 1/3 अगर ये 1/3 होता तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये 1/3 हो रहा है, ठीक है, और दोनों को हमको इक्वेट करना है, ठीक है। तो इक्वेट कैसे करेंगे भाई, इसमें जो है उल्टा वाला में ये कॉन्सेप्ट है ना, ये 1/3 हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में मतलब 1/3 हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज का प्रेजेंट, सपोज का जो एज है 5 साल बाद वो 1/3 हो जाएगा उसके मदर के एज से, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए हमको 1/3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 × 2 = 6, ठीक है। ये x + में 5 = में ये 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर 2x को इधर आने देते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 2x और माइनस में x = में 5, देन 5 = में x, यानी x का वैल्यू निकल गया 5। पता ये चला कि सपोज का जो प्रेजेंट एज है मेरे दोस्त वो 5 साल है, और जो उसके मदर का एज है 6-25 साल है प्रेजेंट एज, और 5 साल बाद जो सपोज का एज हो जाएगा कितना, 10 साल हो जाएगा, जो कि उसका मदर का 1/3 है, 1/3, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन माना क्या था, सपोज प्रेजेंट एज, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज माना द प्रेजेंट एज ऑफ सपोज का अगर हम बोले प्रेजेंट एज इक्वल टू में x = में 5, अगर बोले कि प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, ठीक है, हिज मदर है ना, उसके जो है मदर का है ना, हिज मदर इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, तो कितना है 6x है ना, 6 गुना है, तो 6 × में 5 यानी कि 30 इयर्स और ये 5 साल, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर चेक करना बहुत जरूरी है, आंसर चेक करने से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिससे लगेगा कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 2.4 का 5 नंबर, 2.4 का 5 नंबर, 5 साल और 30 साल, सही दिया आंसर, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा, उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, बता रहा है देयर इज ए
नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Mohli village. In Mohli village, the length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. ठीक है, at the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village पंचायत 75,000 रुपया। ठीक है, 75,000 रुपीज टू फेंस द प्लॉट। फिर बोला है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। What are the dimensions of the plot? देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल। एक स्कूल बनाने के लिए देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट को रखा गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लंबा है, पतला लंबा रेक्टेंगल के शेप में एक प्लॉट है जमीन, उसको रिजर्व किया गया स्कूल के लिए मोहली विलेज में। एक गांव का नाम है मोहली, उस विलेज में। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है उस प्लॉट का, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो किस रेशियो में है जी? 11:4 में है। ठीक है, उसका लेंथ जो है और ब्रेड्थ किस रेशियो में है? 11:4 में है। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपया। ठीक है, टू फेंस द प्लॉट। उस प्लॉट को फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग मतलब क्या हुआ जी? उसको चारों तरफ जाली लगाने के लिए, ताकि उसमें कोई इंटर ना करे। ठीक है, जाली लगाने के लिए, फेंस करने के लिए, उसको जाली लगाने के लिए 75,000 रुपये का खर्च आ रहा है। ठीक है, विलेज पंचायत में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो प्लॉट का क्या डायमेंशंस होगा इसके बारे में कह रहा है। तो जो है कैसे बनेगा भाई? लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना दिया है? 11:4 दिया हुआ है। और 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से उसको कॉस्टिंग करना है। 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से कॉस्टिंग करना है। तो जो है जो 100 रुपया 1 मीटर में लग रहा है, तो 75,000 रुपया लग रहा है उसको फेंसिंग करने में। टोटल कॉस्ट 75,000 रुपया लग रहा है। तो अगर हम हमसे कहते हैं कि 1 मीटर का दाम जो है 100 रुपया है और टोटल कॉस्ट 75,000 रुपया है ना? 1 मीटर का दाम 100 रुपया है तो टोटल कॉस्ट 75,000 रुपया है। तो अगर इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको टोटल उस प्लॉट का लेंथ हमको पता लग जाएगा। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है ना? 1 मीटर का दाम 100 रुपया, या फिर बोले 100 रुपया में 1 मीटर, तो 75,000 में कितना मीटर है ना? और कहे कि 100 रुपया में 1 मीटर। ठीक है, तो 1 रुपया में 1/100 मीटर, तो 75,000 में कितना मीटर? तो 1/100 इंटू में 75,000, यानी कि 750 उसका पूरा लेंथ है उस जाल का। दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये बात समझ में आया होगा। ये हम संक्षिप्त समझाने के लिए किया, इसे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। कह रहे हैं कि बोल रहा है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट फॉर ए स्कूल इन मोहली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ, पहले लेंथ है फिर ब्रेड्थ है। ठीक है, किस रेशियो में है जी? तो 11:4 में है। तो अगर बोले कि लेंथ कितना हो जाएगा, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। अगर आपसे बोलते हैं उसका ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आया होगा।
कि 11 जो आया है वो 11x हो गया, उसका लेंथ रेशियो में आता है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ब्रेड्थ जो होगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको लेंथ और ब्रेड्थ पता लग गया कि 11x और 4x है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है, अब वो वाला काम करेंगे हम कि जो टोटल कॉस्ट है वो 75,000 रुपया है ना, टोटल कॉस्ट टू फेंसिंग द फील्ड, टोटल कॉस्ट टू फेंसिंग द प्लॉट, प्लॉट को फेंस करने के लिए 75,000 रुपया का लागत है, ठीक है, और 1 मीटर को फेंस करने में 100 रुपये लग रहा है ना, तो कितना मीटर ये निकाल लेते हैं, तो कहेंगे सिंस 100 रुपया में 1 मीटर है ना, तो 1 रुपया में कितना मीटर, 1 बटा में 100 मीटर, तो हमारे पास कितना रुपया है, 75,000 रुपया है जी, ठीक है। तो 1 बटा में 100 इंटू में 75,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 750 मीटर का लेंथ है उस टोटल प्लॉट का, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और फिर से लेंथ और ब्रेड्थ है ना, यानी कि उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 750 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि सिंस हम ये कह सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 750 मीटर, और हमको पता है कि रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस में बी होता है, ठीक है, इसके बाद से यहाँ है, इसके बाद से यहाँ पर है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जो 750 दिया हुआ है, और 2 इंटू में, ठीक है, 2 इंटू में है ना, एल कितना निकाले हैं, देखो भाई एल हमारा 11x है, ठीक है, 11x प्लस बी कितना है वो 4x है, ठीक है, इक्वल टू में 750, ठीक है। अगर हम इसको कहें 2 इंटू में 11 4 15x इक्वल टू में 750, 15 5 75, ठीक है, 15 5 75, और ये 2 से कट गया, आ गया 25, x का वैल्यू 25। पता है क्या चला, पता ये चला कि जो है ये x का वैल्यू हमको 25 जो आया है, ये लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ निकलेगा और ब्रेड्थ निकलेगा। तो अगर लेंथ बोले तो 25 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख ही देते हैं, 11 इंटू में 25, 25 से 25 कैरी 2, 25 से 25 2 27, 275 मीटर, ठीक है, और वही ब्रेड्थ इक्वल टू 25 चौके 100 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा जी, ये 4 में हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मीटर, बात समझ में आएगा। तो लेंथ भी हमको पता लग गया और ब्रेड्थ भी पता लग गया, क्या कि लेंथ जो है 275 मीटर है और चौड़ाई कम है, तभी तो पता लगा कि नैरो है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर चेक कर लेते हैं। 2.4 क्वेश्चन नंबर लेंथ दिया 275 100 मीटर, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, लिख लेते हैं, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, short material that cost him 50 rupees per meter, 50 rupees per meter, and trouser material that cost him 90 rupees per meter, ठीक है। आगे क्या रहा है
for every 3 meter of the shirt material, for every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material, he sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sales is 36,600 रुपया, ठीक है, 36,600 रुपया. हाउ मच trouser material did he buy? How much trouser material did he buy? देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है. बोला है कि हसन बाइज 2 kinds of clothes. हसन जो है 2 तरह का कपड़ा को खरीदता है. हसन बाइज 2 kinds of clothes material फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल के यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह का कपड़ा खरीदता है ना. बोला है कि शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर, और शर्ट का जो मटेरियल है उसको 50 रुपया हर एक मीटर का मिलता है. एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर, और जो ट्राउजर का मटेरियल है उसको कितना रुपया मिलता है, हर एक मीटर का 90 रुपया. फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ क्लॉथ ट्राउजर मटेरियल. हर एक 3 मीटर के शर्ट्स पे 2 मीटर का वो ट्राउजर मटेरियल खरीदता है, ठीक है. अब 3 मीटर का शर्ट खरीदता है तो अगर आपसे पूछते हैं कि शर्ट पे कितना रुपया का खर्चा है ना, 50 रुपया हर एक मीटर का है, तो 3 मीटर पर 150 रुपया का खर्चा आएगा, ठीक है. तो जब 150 रुपया खर्चा होगा उसका शर्ट पे, तो वो उस समय 2 मीटर का पैंट खरीदेगा तो उस समय 180 रुपया का उसका क्या होगा, पैंट पर खर्चा होगा. ये बात समझ में आ गया होगा. ये सेल्स द मीटर ऑफ 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. बता रहा है कि उसको वो 12% और 10% के प्रॉफिट पर बेच देता है, ठीक है. यानी कि जो 12% किसका बताया है, तो 12% शर्ट का बताया है, क्योंकि वो शर्ट पहले बात इसमें बोला है, ठीक है. इसमें जिक्र सबसे पहले शर्ट का किया है, तो इसलिए वो शर्ट का जो है 12% के प्रॉफिट बेचता है. तो अगर हम बोलते हैं कि 3 मीटर का खरीदता है कितना रुपए में, 3 मीटर 150 रुपए में खरीदता है, तो 150 का वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है, और जो है 180 का 10% प्रॉफिट पे बेचता है. किसको, पैंट वालों को बेचता है, ठीक है. तो आगे बोल रहा है कि ही सेल्स टोटल हिज टोटल सेल इज इतना 1000 रुपया. टोटल का सेल, टोटल वो कितना रुपया में बेचता है जी, 36,600 में बेचता है. टोटल उसका जो सेल है वो 36,600 रुपया में बेचता है, ठीक है. तो बता रहा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. तो बोल रहा है कि ट्राउजर का मटेरियल वो कितना है ना, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर का मटेरियल वो कितना खरीदा होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है. तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखा जाए. ट्राउजर के मटेरियल वो कितना खरीदा होगा. तो अगर हम बोले कि यहाँ क्वेश्चन में शुरुआत से ही वो बोला है कि हसन जो है वो खरीदता है 2 तरह का जो कपड़ा, वो शर्ट का मटेरियल खरीदता है कितना, 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से, और पैंट का कपड़ा 90 रुपए पर मीटर के हिसाब से. लेकिन इसमें एक बात बोला ये है कि एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल. हर एक 3 मीटर शर्ट का जो मटेरियल है वो ट्राउजर के 2 मीटर जो है मटेरियल के बराबर है. इसका मीनिंग ये है, एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल है ना, ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल. ये बात बोल रहा है कि हर एक जो शर्ट का मटेरियल है वो इस रेशियो में वो खरीदता है, ठीक है. रेशियो यहाँ पर दिया हुआ, ये जो दिया हुआ 3 मीटर और 2 मीटर, ये रेशियो दिया हुआ है हर एक. तो अगर हम बोले आपसे कि ट्राउजर और जो है और शर्ट का जो मटेरियल का रेशियो दिया हुआ है, अगर हम बोले क्योंकि ये 3 मीटर में एवरी के बारे में बात हो रहा है कि हर एक शर्ट का मटेरियल 3 मीटर पे 2 मीटर 9 मीटर को खरीदना पड़ेगा. तो अगर हम बोले कि 3x है ना, ये किसका हो जाएगा, अगर बोलेंगे 3x किसका हो जाएगा जी, तो पहले शर्ट का आया है ना, तो शर्ट का हम बोले टोटल
शॉर्ट का मटेरियल का अगर हम बोले लेंथ है ना, हाउ मच शॉर्ट मटेरियल, ये बोला है ना, शॉर्ट का मटेरियल का अगर हम लेंथ के बारे में चेक करें कि शॉर्ट के मटेरियल लेंथ कितना वो खरीदा होगा, तो 3x खरीदा होगा, क्योंकि ये मीटर में हो जाएगा। 3 मीटर वो खरीद रहा है हर एक पर, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह का हम बोले तो टोटल ट्राउजर का मटेरियल, ठीक है, ट्राउजर का मटेरियल वो कितना खरीदा होगा, उसका लेंथ कितना होगा, तो आप कहिएगा 2x होगा, 2x मीटर होगा, क्योंकि हर एक 3 मीटर शर्ट पे वो 2 मीटर का पैंट वो खरीदता है। असल में ये रेशियो के बारे में ही जिक्र कर रहा था। तो 3x और 2x हो गया, तो टोटल लेंथ वो कितना खरीदेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जो है हमको पता लग जाएगा। लेकिन हमारे पास जो खर्च दिया हुआ, टोटल खर्च दिया हुआ, तो थोड़ा सा अगर हम बोले कि हम शर्ट का अगर हम कॉस्ट प्राइस अगर देखेंगे शर्ट कितना में खरीदा होगा, तो कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, यहीं पर लिख देते हैं शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो कॉस्ट प्राइस शर्ट का कितना हो जाएगी, 3x मीटर वो खरीदा है, टोटल लेंथ 3x मीटर खरीदा है, और हर एक मीटर पे उसको 50 रुपया लगा है, तो 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 में अगर हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 5 = 15, 150x हो जाएगा, इतना रुपया का उसका खर्च हुआ है। उसी तरह अगर हम बोले कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर का अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें, है ना, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा इसके साथ ही कॉमा दे करके, या फिर इसके नीचे लिख दीजिएगा, जो भी हो। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो टोटल ट्राउजर का लेंथ कितना खरीदा है, 2x खरीदा है, 2x मीटर है, और 2x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा 90 से, क्योंकि हर एक मीटर पे वो 90 रुपए का खर्च उसका लग रहा है, तो टोटल लेंथ 2x मीटर उसने खरीदा है, तो कितना हो जाएगा टोटल रुपीस में, 9 × 2 = 18, 90 × 180x मीटर, तो 180x रुपीस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे कि टोटल दोनों को जोड़ने के बाद से, दोनों का जो खरीदारी हो गया, दोनों खरीदारी के बाद से जो खर्च जो है, दोनों खरीदारी के बाद से जो खर्च उसका लागत लगा वो 36,600 रुपया लागत लगा। तो कहेंगे कि यहाँ पर जो बोला है टोटल सेल, एक और बात बोला है यहाँ पर, हाँ सॉरी, एक और बात वो बोला है कि यहाँ बोला है कि ही सेल्स द मटेरियल एट द रेट ऑफ 12 रुपीज एंड 10 रुपीज प्रॉफिट, है ना, इतना तो उसका लागत लगा है जी, है ना, अब उसको 12% और 10% के प्रॉफिट पर उसको बेच देता है, एंड हिज टोटल सेल इज इतना रुपया, और उसका जो टोटल सेल है वो इतना रुपया का उसका बिका है, ये प्रॉफिट नहीं किया, बल्कि इतना रुपया का उसका टोटल उसको पैसा मिला है बेचने के बाद से, तमाम लेंथ को बेचने के बाद से उसको इतना रुपया मिला है। अब कमाल की बात है, ये उसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस इतना में वो खरीदा है, 150x और 180x में खरीदा है, तो इसी 180 या 150x के कितना वो मुनाफा कमाता है, तो कहेंगे यहाँ पर जैसे प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट, क्योंकि पहला जो बात हो रहा है वो शॉर्ट के बारे में बात हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर कि प्रॉफिट ऑफ शॉर्ट, है ना, शॉर्ट को कितना प्रॉफिट मिला है, या फिर टोटल सेल ऑन शॉर्ट, यानी शॉर्ट पे उसका कितना सेल बना है, ठीक है, तो जो उसका प्रॉफिट है वो 12% है, ठीक है, यानी इसका 12% है, तो टोटल सेल इसको लेकर के और फिर 12% इसका, है ना, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, है ना, 100 रुपया में उसको 10% उसको फायदा हुआ, तो 100 रुपया तो उसका लागत है, और 10% यानी कि 10 रुपया उसका फायदा हुआ, तो 110 रुपया में वो उसको पैसा मिला है। उसी तरह से हम कहेंगे टोटल सेल ऑन शॉर्ट, है ना, शॉर्ट के ऊपर उसका टोटल सेल कितना का हुआ है, तो कहेंगे कि शॉर्ट पे उसने कितना लगाया है, 150x लगाया है रुपया, और प्लस कर देंगे 150x का कितना परसेंट, तो 12% है, कितना है जी, 12% है ना, ये तो 12% है, 12/100, 12/100, ये 0 से 0 गया, है ना, और ये आपको कितना हो गया, इसको काट दिया जाए, चलिए इसको काट देते हैं, 5 × 15, 5 × 10, 2 × 12, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, यानी कि 150x, ठीक है, 150x, और प्लस में ये कितना हो गया जी, यहाँ पर 3x, और यहाँ पर 6 बचा है, ठीक है, 3 × 18x, ठीक है, 3x यहाँ बचा हुआ है, 6 इंटू में है, और कुछ तो बचा नहीं है ना, 0 से 0 गया, 5 × 15, 5 × 10, 3 × 18x हो गया, यानी कि अगर हम बोले तो 150 में 10 जोड़ेंगे 160, 168x रुपया का उसको
पूरा वो बेचा है, इसमें मुनाफा भी ऐड है। देखो यहाँ पर मुनाफा है, फायदा वाला, और ये इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में मुनाफा को हमने ऐड करके इतना लगाया, कितना 168 रुपया उसको मिला है। फिर अगर कहेंगे कि टोटल सेल ऑन ट्राउजर, ट्राउजर पर उसका टोटल सेल कितना है, तो ट्राउजर पे उसका टोटल सेल कितना है जी, ट्राउजर पे उसने खरीदारी लगाया 180 रुपया का। ठीक है, और उसको फायदा है कितना का, 10% का उसको फायदा है। क्वेश्चन बोल रहा है तो हम बोलेंगे कि 180 रुपया का तो वो उसने लागत लगाया है, तो उसको कॉस्ट प्राइस को जोड़ना पड़ेगा उसको मुनाफा में। तो 180 x का, है ना, का मतलब इनटू कितना 10% ना, तो 10 बटा में 100, ये 0 0 0 0 खत्म। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 180 x प्लस में 18x। ठीक है, 180 x और ये 18x, तो 180 में 10 जोड़ेंगे तो 190, 198x, कितना भाई 198x आ गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि ये रुपीस में है और ये भी रुपीस में है, दोनों को जोड़ने के बाद से दोनों का सेल, जो टोटल सेल बना है वो बना है कितना हजार रुपये का, 36,600 का। तो अब यहाँ पर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कि हम इसको जोड़ देते हैं 168x प्लस में 198x। ठीक है, 168x 168x 198x 198x इक्वल टू में कितना 36,600। ठीक है, 36,600। तो अगर हम जोड़ते हैं 8 8 16 हाथ में 1, ठीक है, 9 और 6 15 और 1 16, 6 हाथ में 1 और 1 2 और 1 3, ये इतना x आ गया। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा आंसर सही आ रहा है, हमने काम जो किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए इसे पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है ना, और सॉल्व करते समय ही पता लग जाता है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो सही जा रहे हैं कि नहीं। देखिए, है ना, ये 36,600 है ना, तो ये 3666 है, ये इससे खत्म हो गया एक बार में, और एक पर 2 0, x के वैल्यू कितना आ गया जी 100 आ गया। हमने x क्या माना था, x तो रेशियो था, x क्या था जी रेशियो था, तो x ये आया। लेकिन क्वेश्चन क्या मांगा है, क्वेश्चन में हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर का मटेरियल कितना वो खरीदा होगा, तो ट्राउजर का मटेरियल का लेंथ हमने 2x माना है, तो x की जगह पर 100 अब डाल देंगे तो 200 मीटर खरीदा होगा। तो कहेंगे यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद से यहाँ है तो कहेंगे ट्राउजर मटेरियल ही बाइज इक्वल टू कितना है, 2x है, तो 2 इंटू में 100 यानी कि 200 मीटर का लेंथ का वो ट्राउजर मटेरियल खरीदा है। ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं कि आपको पूरा समझ में आता होगा। इसके आंसर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 200 मीटर। ठीक है, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर भी देख लिया जाए। चलिए 8 नंबर, हाँ 8 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, मिटा दे इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, लिख देते हैं क्वेश्चन को, हाफ ऑफ ए हर्ड, ठीक है, HERD हर्ड ऑफ डियर आर grazing in the field, and 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pond,
फ्रॉम द pond, find the number of deer in the herd। थोड़ा देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। बता रहा है कि हिरन का कुछ झुंड है, ठीक है, हिरन का कुछ झुंड है, उसी के बारे में बात हो रहा है ना। बता रहा है कि जो हिरन का झुंड है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ अ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उसमें से तो 3/4 है यानी 3/4 है वो जो है खेल रहे हैं कहीं नजदीक में। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर। देखा जाए कुछ डियर का समूह है, मान लीजिए डियर का समूह x मान सकते हैं हम, ठीक है, तो उसका आधा यानी x/2, उसका आधा जो है फील्ड में कहीं चल रही है, ग्रेजिंग कर रही है, घास वगैरह चल रही है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, और जो आधा बचा हुआ उसका 3/4 यानी x/2 बचा हुआ उसका 3/4 वो खेल रही है के नजदीक में, और द रेस्ट और जो बचा हुआ रेस्ट 9 जो है वो क्या कर रही है जी, वो पोंड में तैर रही है ना, पानी पी रही है ना, आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड, पोंड में जो है वो क्या कर रही है, पानी पी रही है। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड, तो हर्ड में जो है कितना डियर है इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। अगर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल टू मैक्स, ठीक है, बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, हर्ड में अगर बोले कि टोटल नंबर ऑफ डियर x है तो उसका आधा x/2, ठीक है, तो बोलेंगे हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग द फील्ड, तो ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में कितना जो है ग्रेजिंग कर रही है, ग्रेजिंग फील्ड इक्वल टू में x/2, ठीक है, उसका आधा है ना, बोला ना हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर ग्रेजिंग द फील्ड, तो फील्ड में जो ग्रेजिंग करे x/2 एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी x/2 तो फील्ड में चल रही है, ग्रेजिंग कर रही है, तो बचा कितना, x/2 बचा, तो उस x/2 का 3/4 कहां है, प्लेइंग करे नियर बाय, तो प्लेइंग नियर बाय, प्लेइंग अगर बोले नियर बाय, नियर बाय में अगर प्लेइंग करे तो कितना कर रही है, तो जो बचा हुआ x/2 है, x/2 तो चल रही है, टोटल के x/2 चल रही है, तो बचा कितना x/2, उस x/2 का कितना 3/4 यानी कि 3/4 x/2 का 3/4 जो है वो क्या कर रही है, प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाय, तो x/2 का 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3x/8, क्या है ना, इसका मतलब हुआ रिमेनिंग का 3/4 यानी 3/4 का 3/4, तो ये 3x/8 हो गया। उसके बाद से बोला है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो रेस्ट जो है रेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर कितना कर रही है भाई, ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू में 9, क्वेश्चन कर रहा है जो बचा हुआ है 9, आधा तो निकल गया, खेल ग्रेजिंग कर रही है, उस आधा का 3/4 इतना खेल रही है कहीं, और उसमें से भी बचा हुआ है तो 9 जो बचा हुआ है वो पानी पी रही है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है हर्ड में, तो हम क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस सब को अगर जोड़ दिया जाए यानी कि पानी जो पी रही है उसको और जो खेल रही है उसको और जो चल रही है उसको, इसको और इसको तीनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल x के बराबर हो जाएगा। टोटल जो डियर कितना था x हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x। बात समझ में आया क्या, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, टोटल किसके बराबर, x के बराबर हो जाएगा। तो x को इधर लेके आते हैं, इसको इधर करते हैं, ठीक है, या फिर इसको उठा के इधर ले करते हैं, 9 को इधर लाते हैं, x माइनस ये सब इधर जाएगा, सबका साइन चेंज होगा, ये -x/2 हो जाएगा, होगा ना, फिर ये माइनस 3x/8 होगा ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर 9 इक्वल टू में इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 1 2 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8x हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 8 का एलसीएम 8 हो गया, 1 से 8 8 और में जाएगा, 8 से 1 से मल्टीप्लाई 8x हो गया, 2 से 8 4 में जाएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई तो 4x हो गया, 8 से 1 1 में जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं आगे कि 9 इक्वल टू में ये 8x है, ठीक है,
और माइनस में 4x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा क्या, और डिवाइड बाई 8 तो है ही यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्या, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, और 8x में से 1 चला जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा। यानी कि टोटल जो ग्रेजिंग का टोटल जो डियर थी वो कितना थी 72 थी। ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट, तो कहेंगे नंबर ऑफ डियर इन द हार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 72। आप आंसर मिला लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज टू कन्फर्म क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज टू कन्फर्म क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है। ऐसे इसको बनाते हैं, इसमें हम समझते हैं कहीं भी जो है तकलीफ नहीं हुआ होगा, दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, कोई नहीं हुआ होगा। टोटल नंबर ऑफ हार्ट जो है डियर कितने x है, उसका x का आधा और फिर उसका 3/4, तो जो बचा हुआ x/2 निकल गया तो आधा मतलब x/2 और बचा हुआ है, उसका 3 बटा बचा। ऐसे करने के बाद से आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है कि ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन ग्रैंडडॉटर। ए ग्रैंडफादर is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years. He is also 54 years older than 54 years older than her. Find their present ages. बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। एक ग्रैंडफादर है वो 10 गुना ज्यादा जो है ओल्ड है अपने ग्रैंडडॉटर से। ठीक है, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, अपने ग्रैंडडॉटर से ग्रैंडफादर 10 गुना ज्यादा ओल्ड है। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, और वो जो ग्रैंडफादर है वो 54 साल ज्यादा है, मतलब 10 गुना तो है ही और 54 साल ज्यादा है। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो अगर हम कहते हैं कि ग्रैंडडॉटर का एज x है तो ग्रैंडफादर का एज 10x हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि लेट ग्रैंडडॉटर एज, ग्रैंडडॉटर का जो एज है वो कितना है जी, मान लीजिए x है, तो ग्रैंडफादर का एज कितना हो जाएगा, ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा आपको कितना 10x हो जाएगा। क्योंकि 10 गुना है तो मतलब क्या हुआ 10x हो जाएगा ना, 10 गुना है, ओल्डर 10 टाइम्स। और आगे ये भी कर रही है ऑल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो 54 साल ज्यादा है अपने जो है ग्रैंडडॉटर से। यानी जो 10x है वो 10x इक्वल कब होगा x के साथ, जब इसमें हम 54 जोड़ देंगे, किसमें, इस x में 54 जोड़ देंगे तो ये 10x इक्वल हो जाएगा। इसके इनडायरेक्ट में ये हुआ तो 10x माइनस में x इक्वल टू में ये 54, तो 10 में से x गया तो 9x इक्वल टू में 54, 9 छके 54, x इक्वल टू 6। पता है क्या चला, उस ग्रैंडडॉटर का एज कितना है x 6 साल और ग्रैंडफादर का एज कितना है 60 साल। देखो फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो कहेंगे कि ग्रैंडडॉटर का एज कितना है, ग्रैंडडॉटर प्रेजेंट एज इक्वल टू में x, यानी कि x कितना है 6। ठीक है, उसी तरह अगर बोले कि ग्रैंडफादर का प्रेजेंट एज कितना है तो बोलेंगे कि 10x है ना जी, माने 10x और 10 इंटू में 6 इक्वल टू में 60 साल। ठीक है, ये ईयर्स और ये भी ईयर्स। ठीक है, आप आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
2.4 का 9 नंबर, 2.4 का 9 नंबर 60/6, ठीक है। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगा, उम्मीद ये करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर मिटा दे इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि अमंस एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है तो अमंस का जो एज है, अमंस एज इज, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 3 टाइम्स हिज सन्स एज 10 years ago।